विवन वेलकम टू स्टडी लॉ विद मरवान। स्टडी लॉ विद मरवान में आप सब लोगों को मैं खुशामदीद पेश करता हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैरिज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैरिज, जिसको हम शादी कहते हैं। तो अंडर मुस्लिम लॉ के अंदर जो है ना हम मैरिज को डिस्कस करेंगे कि मैरिज क्या होता है, ठीक है, और इसकी क्या क्या कंडीशन है फॉर द फुलफिलमेंट, कि क्या जरूरी है इसकी फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है, और क्या कंडीशन जरूरी है एक वैलिड मैरिज की, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कौन जो है मैरिज के लिए कंपेटेंट है, ठीक है। फिर हम ये भी देखेंगे कि सुन्नी और शिया के बारे में क्या कहते हैं एक मैरिज के लिए, ठीक है। और इसकी फिर हम फॉर्म डिस्कस करेंगे कि इतनी कितनी फॉर्म है। तो हमारे पास इसकी 3 फॉर्म है। एक है सही मैरिज, जिसको हम वैलिड मैरिज कहते हैं। दूसरा है बातिल मैरिज, जो वाइट मैरिज होता है। और लास्ट में है फासिद मैरिज, जो इर्रेगुलर है, जिसको हम रेगुलर कर सकते हैं बाय रिमूविंग समथिंग, जिसको हम रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम इसकी लीगल इफेक्ट के आया मैरिज हम क्यों करते हैं और इसकी लीगल इफेक्ट क्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मैरिज। तो मैरिज क्या है? मैरिज एक सिविल मुस्लिम लॉ, मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी के दरमियान ये क्या है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मैरिज जिसके लिए सेरेमनी की जरूरत नहीं है मुस्लिम लॉ में। मुस्लिम लॉ में मैरिज के लिए सेरेमनी की जरूरत नहीं है कि आप सेलिब्रेशन करें या इस तरह सेरेमनी मनाए कि हमारा मैरिज है। तो ये मुस्लिम लॉ के अंदर ये जरूरी नहीं है। मुस्लिम क्या है, मैरिज क्या है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टी। तो अब हम इसकी देखेंगे कि एक वैलिड मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, कि हम किस तरह एक वैलिड मैरिज कर सकते हैं और क्या फुलफिलमेंट है, इसको हम पूरा करें तो तब हमारा जो मैरिज होगा वो वैलिड होगा। तो फर्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो है कैपेसिटी कंपेटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज, कि मैरिज जो है ना कौन कंपेटेंट है, कौन जो है ना लायक है मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, कौन जो है ना मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फिर हम देखेंगे इसकी प्रपोजल के, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रपोजल जरूरी होता है। पहले आप प्रपोजल सेंड करोगे, ठीक है, इसके बाद जो है ना इसकी प्रपोजल जो आपने सेंड किया इसके एक्सेप्टेंस आएंगे, चीज की जो प्रपोजल आपने सेंड किया उसकी एक्सेप्टेंस आएगी। तो फर्स्ट क्या है, कंपेटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मैरिज, दूसरे क्या है प्रपोजल, देयर शुड बी अ प्रपोजल, एंड थर्ड वन क्या है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, के एक जो प्रपोजल आपने सेंड किया इसके एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर फोर्थ में क्या है, नो इम्पीचमेंट टू द मैरिज, के मैरिज में रखाव या इस तरह कोई नहीं होना चाहिए कि जो मैरिज है वो वैलिड या इनवैलिड हो जाए। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पीचमेंट क्या होता है। आपको सिर्फ ये 4 बातें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलते हैं कंपेटेंस ऑफ द मैरिज की तरफ, के कौन जो है ना कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मैरिज की, कौन जो है ना कैपेसिटी किसी के अंदर जो है ना कैपेसिटी होगा, कौन मैरिज जो है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैरिज जो है ना इन मुस्लिम लॉ, एनीवन कैन कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज ऑफ अ साउंड माइंडेड एंड अटेन द एज ऑफ द प्यूबर्टी। हर बंदा जो है ना वो मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर वो साउंड माइंडेड हो या उसने एज ऑफ प्यूबर्टी, बलूगत की एज तक वो पहुंच गया हो, तो वो मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, अब एक एक्सेप्शन है, अगर कोई बंदा प्यूबर्टी की एज तक नहीं पहुंच गया हो या उसके एज जो है ना कम हो या वो अनसाउंड माइंडेड, तो फिर क्या करेगा, तो फिर उसके गार्डियन के थ्रू जो है ना उसकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो मैनर हो या प्यूबर्टी के एज तक नहीं पहुंचो या अनसाउंडेड पर्सन हो, ठीक है। ये तो हो गया इसकी कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि ये हो मैरिज के लिए कैपेसिटी। अब हम ये देखेंगे ना कि एक मर्द या औरत के लिए क्या दूसरे रिलीजन में वो शादी कर सकता है और क्या क्या कंडीशन जरूरी है अगर वो दूसरे रिलीजन में शादी कर रहा है। तो औरत के लिए मुस्लिम लॉ में ये जरूरी है कि वो एक मुस्लिम के साथ शादी करेगा, वो नॉन मुस्लिम के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकते एक औरत। लेकिन मर्द के लिए ये शर्त जरूरी नहीं है, मर्द जो है ना शादी कर सकता है नॉन मुस्लिम औरत के लिए, औरत के साथ, ठीक है। अब सुन्नी मोहम्मदी क्या कहते हैं, सुन्नी मोहम्मदी ये कहता है कि एक मर्द जो है ना दूसरी रिलीजन की औरत के साथ तब तक शादी कर सकता है अगर वो औरत किताबी हो क्या मतलब है, कि जो उसका जो रिलीजन हो वो रिवील हो गया हो फ्रॉम द डिवाइन, कि अल्लाह ताला की तरफ से वो मैरिज उसको रिलीजन उसको मिला हो। इसका सिंपल मतलब ये है कि वो
क्रिश्चियन के साथ क्या शादी कर सकते हैं, जीव यहूदी के साथ, लेकिन हिंदुज्म जो है ना उसके साथ शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रिलीजन है ये खुदा की तरफ से या डिवाइन की तरफ से नया आया हुआ है, क्योंकि ये इन लोगों ने खुद बनाया। जो मजहब खुदा की तरफ से हो उस लड़की के साथ वो शादी कर सकता है, अगर जो चाहे वो लड़की जो है ना डिवाइन रिलीजन की हो, ठीक है। ये हमारे मोहम्मदीन। अब शिया क्या कहता है, शिया मोहम्मदीन ये कहता है कि मर्द जो है ना चाहे वो नॉन मुस्लिम किताबी क्यों ना हो वो शादी नहीं कर सकता। मोहम्मदीन सुन्नी मोहम्मदीन कर सकता है अगर वो औरत किताबी हो। किताबी क्या हो कि उसको एक डिफरेंट रिलीजन जो डिवाइन रिलीजन हो। लेकिन शिया में क्या है, शिया ये कहता है कि चाहे वो किताबी हो जो भी हो, लेकिन वो नॉन मुस्लिम औरत के साथ शादी नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो हो गया डिफरेंस की सुन्नी और शिया के बारे में क्या कहते हैं। फिर हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पे आते हैं, जिस तरह हमने कंडीशन में कहा। तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस क्या है कि प्रपोजल को हम क्या कहते हैं, इजाब, और एक्सेप्टेंस को हम क्या कहते हैं, कबूल। कि देयर शुड बी मस्ट प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कि एक प्रपोजल होगा दूसरा एक्सेप्टेंस होगा जो उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये भी शर्त है कि देयर शुड बी टू विटनेस फॉर द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस और वन मेल एंड टू फीमेल। कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के लिए दो मेल गवाह की जरूरत होता है कि हाँ ये जो है ना इसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रपोजल और एक्सेप्ट ये दोनों एक्सेप्ट किया है, इसने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे रूबरू या मेरे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इसके लिए दो मर्द या दो औरत, एक मर्द जरूरी होता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है ना ये आपने प्रपोजल और एक्सेप्टेंस किया, इसमें एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए। एम्बिग्विटी का क्या मतलब कि दो लफ्ज़ नहीं होना चाहिए कि हाँ इस तरह इस तरह इस तरह, ये नहीं है। सिंपल क्लियर बात होना चाहिए कि ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ठीक है। एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये जो है ना पार्टी खुद भी कर सकता है ये प्रपोजल एक्सेप्ट, और ऑन द बिहाफ ऑफ अदर भी कर सकता है ये प्रपोजल, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये बात जरूरी है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो होगा, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो होगा वो शुड बी एक्सप्रेस इन वन मीटिंग, कि एक मीटिंग में दोनों जो है ना जरूरी है, ठीक है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस शुड बी मस्ट इन वन मीटिंग। वन मीटिंग का क्या मतलब है कि जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ मिल जाएंगे तब वो जो है ना फैसला करेंगे कि या रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। इस तरह नहीं है कि वो कहेंगे कि हम जो है ना फ्यूचर में इसके साथ शादी करेंगे फ्यूचर में, या इस तरह वर्ड यूज करते हैं जो मतलब सिंप्लिसिटी या क्लियर नहीं हो कि हाँ हम इसके साथ फ्यूचर में शादी कर लेंगे, ये इस तरह वर्ड नहीं चलेगा। क्लियर एंड वन मीटिंग की ये एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। तो ये तो हो गया इसकी कंडीशन। कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट कंपेटेंट कंट्री कौन मैरिज कर सकता है, फिर उसकी प्रपोजल, फिर उसकी सुन्नी और शिया के बारे में बात की। अब हम ये देखेंगे ना नो इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का क्या मतलब है कि मैरिज के अंदर ये नहीं होना चाहिए, फिर वो मैरिज क्या होगा, वैलिड या इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे फॉर्म की तरफ आते हैं कि कितने फॉर्म है। तो हमारे पास 3 फॉर्म है, सही, बातिल, फासिद, ठीक है। अब सही मैरिज क्या होता है, जो आपसे वैलिड मैरिज, जो मतलब ये वैलिड मैरिज क्या होता है, जो गवाह की तरह रूबरू हो गया हो, जिसपे 2 गवाह मौजूद हो, एक प्रॉपर वे की तरह जो है ना वो अटेंड हो गया हो, ठीक है। और एक लड़की को जो है ना सही तरह उसको हक महर मिला हो, तो ये क्या है, एक वैलिड मैरिज है। अब बातिल मैरिज की तरफ आते हैं कि बातिल मैरिज क्या होता है, जो वैलिड मैरिज होता है। बातिल मैरिज क्या है कि जब एक औरत है, ठीक है, उसने एक शादी किया हुआ है पहले से, और इसकी जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी जिंदा है, और वो दूसरी निकाह कर रहा है, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो है ना कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा, क्योंकि निकाह इन मुस्लिम ला निकाह के ऊपर निकाह नहीं होता। तो ये क्या होगा, बातिल मैरिज हो गया, ठीक है। कि एक मैरिज है, एक औरत है उसने पहले से एक शादी किया हुआ है, और एक मर्द की निकाह में है जो जिंदा है, और वो दूसरी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, बातिल मैरिज होगा, ठीक है। वो वैलिड मैरिज नहीं होगा। फिर इसमें 2 कंडीशन है हमारे पास। एक है कंसिक्यूटी मैरिज ऑफ कंसिक्यूटी, कि आप जब ब्लड रिलेशन के साथ मैरिज करते हो तो वो भी बातिल होगा। कंसिक्यूटी का क्या ना, ब्लड रिलेशन, के आप अपने खानदान के अंदर जो है ना मैरिज कर रहे हो, ब्लड रिलेशन, जिसके साथ आप ब्लड रिलेशन है उसके साथ शादी करते हो, तो वो भी मैरिज क्या है, 2 कंडीशन पे है, ठीक है। एक कंसिक्यूटी है, दूसरी इन्फिनिटी है, प्रोहिबिटेड ऑन ग्राउंड ऑफ इन्फिनिटी। कंसिक्यूटी क्या होता है कि जब ब्लड रिलेशन, जिसके साथ आप ब्लड रिलेशन हो और उसके साथ आप शादी करोगे, तो वो क्या बातिल मैरिज होगा। इसमें हमारे साथ पहले आता है एसेंडिंग। एसेंडिंग क्या होता है, जब आप अपने माँ से शादी करते हो या ग्रैंड माँ से, आगे जो जितने भी, लेकिन
उसके साथ शादी नहीं होता। दूसरी क्या है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्या है, डॉटर ग्रैंड डॉटर, आप अपनी बेटी या बड़ी बेटी के साथ इसके और बेटी उसके साथ शादी कर तो वो भी वाइड होगा, इसके साथ शादी नहीं हो सकता। फिर क्या है सिस्टर, कि आप अपनी सिस्टर के साथ शादी करते हो, चाहे वो आपकी फुल सिस्टर हो या कंसिक्यूटिव हो या यूट्राइन हो। फुल सिस्टर का क्या मतलब है कि आप दोनों के माँ बाप एक हो। कंसिक्यूटिव का क्या मतलब, कंसिक्वेंट का क्या मतलब है, कंसिक्वेंट का ये मतलब है कि आप कि जो है ना बाप एक हो और माँ अलग अलग हो, तो ये क्या हो गया, कंसिक्वेंट। उसके साथ भी आप शादी नहीं कर सकते। लास्ट में क्या है, यूट्राइन। यूट्राइन क्या है कि आपके माँ एक हो और बाप अलग अलग हो, उसके साथ भी आप शादी नहीं कर सकते, जो आपकी बहन बनती है। ठीक है, फिर आप जो है ना आंट के साथ भी, ग्रैंड आंट नीस, उसके साथ आप भी शादी नहीं कर सकते। अगर उसके साथ आप शादी करोगे तो क्या होगा, वो वाइड होगा। ठीक है, फिर मैरिज इज आल्सो प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिनिटी। एफिनिटी के बेस पे जो है ना मैरिज करना भी बातिल है। एक ये शराब जो है ना, ये मर्द के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि जब आप शादी कर लेते हो तो आपकी जो वाइफ की माँ है उसके साथ उसकी मदर है, उसके साथ भी आप शादी नहीं कर सकते। उसकी ग्रैंड मदर, उसके साथ भी आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके अगर कोई बहन है उसके साथ भी आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, या उसकी जो वाइफ है, आपकी वाइफ की जो फादर है उसकी वाइफ है, उसके साथ भी आप शादी नहीं कर सकते। या फॉस्ट्रेज का क्या मतलब है, रेसिंग ऑफ अनदर चाइल्ड एज वन। ठीक है, फॉस्ट्रेज का ये मतलब है। ठीक है, फॉस्ट्रेज, उसके साथ भी आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया बातिल मैरिज। क्या आता है फासिद मैरिज। फासिद मैरिज क्या है, इर्रेगुलरिटी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इर्रेगुलरिटी फ्रॉम द मैरिज। क्या हम एक मैरिज को जो है ना किस तरह रेगुलर बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, विटनेस, कि जब हम कोई शादी करता है या निकाह या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज करता है बगैर गवाहों के मतलब कि गवाह कोई मौजूद नहीं हो, गैर मौजूदगी गवाह में हम कहते हैं तो वो मैरिज क्या होगा, इर्रेगुलर। तो हम इसको इर्रेगुलर किस तरह बना सकते हैं, जब हम दो गवाहों के सामने या दो गवाहों के रूबरू हम कोई निकाह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है तो वो क्या होगा, फिर वो रेगुलर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी क्या बात है कि जब हम गवाह के रूबरू गवाह के सामने एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, रेगुलर बन जाएगा। इर्रेगुलर से अगर गैर मौजूदगी गवाह में होगा तो वो इर्रेगुलर होगा। फिर ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास क्या है कि एक बंद है, उसकी 4 बीवी पहले से है और वो 5वीं शादी कर रहा है, तो ये 5वीं जो है ना वो क्या होगी, इर्रेगुलर होगी। ठीक है, तो इसको हम किस तरह रेगुलर बना सकते हैं, जब वो एक बीवी को तलाक देता है तो तब वो जो है ना वो रेगुलर बन जाता है। तो क्योंकि इस्लाम में, मुस्लिम फर्स्ट में हमारे पास 4 शादियों की इजाजत है, 5वीं की नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है कि एक बंदा है शादी करता है अंडरगोइंग इद्दत, के एक औरत है वो इद्दत में है और शादी कर रहा है, तो वो ये जो शादी होगा वो इर्रेगुलर होगा। तो फिर हम रेगुलर इसको किस तरह बना सकते हैं कि जब उसकी पीरियड ऑफ इद्दत खत्म हो जाएगी तब वो जो है ना रेगुलर बन जाएगा। ठीक है, फिर चौथी क्या है कि प्रोहिबिटेड जो है ना, आप एक जो है ना एक दूसरे मजहब डिफरेंट रिलीजन के साथ जो है ना दूसरे मजहब की लड़की के साथ शादी करते हैं, तो वमेन के लिए ये जरूरी है, अगर वो शादी कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो मुस्लिम मर्द के साथ शादी करेगा, मुस्लिम होना चाहिए। लेकिन मर्द के लिए शर्त नहीं है, मर्द जो है ना जिस तरह हमने कहा कि वो किताब या औरत के साथ भी शादी कर सकता है, लेकिन हिंदुइज्म की शादी वो नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी इस तरह भी है कि एक औरत है जो आपकी बीवी है, अगर वो दूसरे उस लड़के के साथ शादी कर सकता है जिसका वो शादी हो सकता है, तो फिर आप उसके साथ शादी कर सकते हो, औरत के जो मतलब के ब्लड में हो या उसके रिश्तेदार। लेकिन जब उसके साथ आपकी बीवी शादी नहीं कर सकते तो आप भी उसके साथ शादी नहीं कर सकते। तो ये हो गया इसकी फासिद मैरिज। फासिद मैरिज को हम किस तरह रेगुलर मैरिज बना सकते हैं। अब एक टर्मिनेशन ऑफ फासिद मैरिज, अब ये तो हो गया हमने रेगुलर बना दिया। अब फासिद मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन है, एक बिफोर कंजम्मेशन है, दूसरी आफ्टर कंजम्मेशन। कंजम्मेशन क्या मतलब है कि इंटरकोर्स वगैरह ये हो गया। ठीक है, अगर कंजम्मेशन से पहले शादी हो गई है, कंजम्मेशन से पहले, तो उसकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर कंजम्मेशन के बाद कोई शादी हो गई तो उसकी जो है ना वो जो औरत है उसको जो है ना डावर मिलेगा, चाहे वो प्रॉम्प्ट हो, स्पेसिफिक हो, डेफर, वो उसको मिलेगा। ठीक है, उसको मेंटेनेंस भी मिलेगा, उसकी जो बच्ची होगी वो
लीगल बच्ची होगी, ठीक है। लेकिन एक बात है इधर, अगर चाहे आप आफ्टर कंजम्पशन या बिफोर कंजम्पशन मैरिज होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो इरेगुलर मैरिज है, ठीक है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस दोनों पार्टी की नहीं होगी, चाहे वो आफ्टर कंजम्पशन हो या बिफोर कंजम्पशन हो। तो हम देखेंगे इसकी लीगल इफेक्ट पे आते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। लीगल इफेक्ट क्या है कि हम मैरिज क्यों करते हैं। मैरिज की फर्स्ट लीगल इफेक्ट क्या है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो लीगल हो जाता है, लॉफुल हो जाता है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं वो लीगल बच्चे होता है, ठीक है। जो चिल्ड्रन यूनियन होता है वो लीगल होता है। दूसरा क्या है, एक औरत को जो है ना डॉवर मिलता है, मेंटेनेंस मिलता है, ठीक है। उसका डॉवर मेंटेनेंस का हक मिल जाता है। फिर क्या है, एक सुन्नत रसूल भी जो है ना हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर आप ये भी हो, इसका जो है ना लीगल इफेक्ट है कि मर्द और औरत जो है ना एक पीसफुल लाइफ गुजरते हैं, दोनों एक साथ दूसरे के साथ जो है ना वो तकलीफात या प्रॉब्लम या डिस्प्यूट जो है ना हल करते हैं, अगर उसके पास कोई डिस्प्यूट वगैरह आ जाता है, और एक हमसफर बन जाता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर इसके ये है कि कुरान में भी ये आता है कि मर्द और औरत जो है ये दोनों एक दूसरे की जेवर है, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ आर द बॉडी कवर ईच अदर, तो ये हमें कुरान कहता है, ठीक है। अब प्रिजम्पशन एक वर्ड इसमें आता है। प्रिजम्पशन क्या होता है, प्रिजम्पशन ये होता है कि मैरिज के दौरान आप एक इसेंशियल एलिमेंट को जो है ना मिस करते हो, तो वो क्या होगा प्रिजम्पशन, उसको हम कहते हैं। प्रिजम्पशन क्या है, व्हेन एन इंपॉर्टेंट या एसेंशियल एलिमेंट इज मिसिंग एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मैरिज, इट इज कॉल्ड प्रिजम्पशन। सो दैट इज ऑल अबाउट माय टॉपिक that I want to share with you. Hope you will get it and you will get this lecture. So thank you for your time and thank you watching.